हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें देखिएगा 25, 42, 43 और 44 का था। तो आज ये 4 जो है, और इस पे जो बार लगा हुआ था ऊपर, है ना। तो रेगुलर जो आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे अब हम, कि 19, 20, 21 और 22, और इसमें जो एक्स्ट्रा आर्टिकल है 21A जो शिक्षा के अधिकार के बारे में उपबंध करता है, तो उस अनुच्छेद को देखेंगे आप। तो देखिए, स्वातंत्र का अधिकार जो है उसमें चार जो पहले से अनुच्छेद थे वो, और एक नया अनुच्छेद है 21A जो है 21A, उसके बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 जो है वो देखिए बताता है कि वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो संवैधानिक उपबंध देख रहे हैं, तो आज की जो क्लास है ना, उसमें संवैधानिक उपबंध देखेंगे। तो देखिए, खंड एक जो है वो बताता है कि सभी नागरिकों को, तो अब जो जो आपके उपखंड है उसमें जो प्रावधान दिया हुआ है तो वो बताएगा कि जो भारत के नागरिक हैं उनको किस किन प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो दी जाती हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो उपखंड का जो है वो बोलता है कि वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार होगा भारत के प्रत्येक नागरिक को, है ना। तो वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के बारे में उपबंध करता है। उपखंड ख जो है वो बोलता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। ठीक है, तो यहाँ सम्मेलन में देखिए निरायुध सम्मेलन का। उसके बाद उपखंड ग जो है वो बोलता है संगम या संघ या सहकारी सहकारी सोसाइटी बनाने का। और उपखंड घ जो है वो बताता है आपके भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का। मतलब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो आप है वो अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं। वैसे जो पूर्वी स्टेट्स हैं उनके लिए क्या है कि इनर लाइन परमिट वगैरह की जरूरत होती है, तो उनके भी प्रावधान जो है वो बाद में हम देखेंगे। और उसके बाद देखिए अंगा जो है उपखंड ये बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। और अगला जो है वो है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जो मूल अधिकार होते हैं वो निर्बाधित नहीं होते, मतलब उन पे युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो अधिरोपित किया जाता है। तो ये सभी जो अधिकार हैं आप देखिएगा कि सामान्य जो लोग होते हैं वो जब बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में तो वो बोलते हैं कि हमको अभिवाद की मतलब वाक स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम विचार, है ना। तो यहां तक जो है वो आपको स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। अब जब आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के जो बाकी के खंड हैं उसमें आपको निर्बंधन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आप साथ में नोट करते भी जाइएगा कि किस स्वतंत्रता पे किन आधारों पे निर्बंधन जो है वो लगाया जा सकता है ऐसे करके। तो देखिए, खंड दो जो है वो ये बोलता है कि खंड एक के उपखंड क, तो उपखंड क जो है वो बोलता है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो खंड एक है कि उपखंड क की कोई बात, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर, तो आपको जो ये अधिकार दिए गए हैं वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, उस पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानन, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन। तो ये सब आधार आपको दिए गए हैं यहाँ से लेके भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में, न्यायालय अवमानन में, मानहानि में, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकते हैं। जहां तक कि कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो ये जो है वो आपका जो 19 खंड एक का उपखंड क है उस पे ये निर्बंधन बताया जाता है।
अब देखिए जो खंड 3 है, तो यहाँ पे आप निर्बंधन भी नोट करते जाइएगा। यहाँ पे 19(2) में निर्बंधन दिया हुआ है इसके लिए। अब उसके बाद देखिए खंड 3 जो है वो ये बोलता है कि उपखंड ख, ठीक है, तो यहाँ पे जो निर्बंधन दिया हुआ है 19(3) में दिया हुआ है, तो आप देखें कि काहे का आपके पास है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार मिलता है आपको। तो उस पे निर्बंधन जो है वो देखिए कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर, ठीक है, तो आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसके प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हितों में, ठीक है, तो ये जो आधार है वो बताए हैं, 3 आधार है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे प्रश्न अगर आपको पूछे जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड क पर युक्तियुक्त निर्बंधन जो है वो किन आधारों पे लगाया जा सकता है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको अधिकार दिए रहेंगे, ये भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में, न्यायालय अवमानन, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में, ये सभी अधिकार आपको दिए रहेंगे। तो इनको आपको याद रखना होगा कि ये अधिकार पे इन आधारों पे जो आपको अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, खंड उपखंड क में, उन पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो एक तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि इन सभी अधिकारों को आपको दे दिया जाए और पूछा जाए तो उपयुक्त सभी अधिकारों वाला जो ऑप्शन होगा वो आएगा। उसके बाद हो सकता है कि कोई ऐसा अधिकार दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए जो यहाँ पे ना हो, तो आप उनको उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन आधार, कौन सा निम्न आधार पे नहीं लगाया जा सकता है निर्बंधन, ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ख से अगर पूछे तो वैसे ही भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हितों में युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, तो ये 3 आधार देंगे, उपयुक्त आधारों पे लगाया जा सकता है, या कोई ऐसा अधिकार दे दिया जाएगा जो इसमें नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और निर्बंधन भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खंड ख के प्रदत्त अधिकारों पर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत निर्बंधन लगाया गया है, तो 19(3) के अंतर्गत लगाया जाता है, ऐसे करके। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो युक्ति युक्त निर्बंधन वहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, और वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी, ऐसे करके। तो अगले वाले चैप्टर में आप देखिएगा कि इन चीजों को याद रखिए। अब मैं केवल खंड का नाम बोलूंगा, तो एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं आपको कि जो उपखंड क है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, ख जो है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, और ग जो है संगम या संघ या सरकारी सोसाइटी बनाने का, और घ जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, और अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का और बस जाने का, और छ जो है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार के बारे में उपबंध करता है। अब देखिए जो 19(4) है, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 19 और खंड 4 जो है वो बताता है उपखंड ग पे निर्बंधन बताता है। तो निर्बंधन के आधार क्या क्या होंगे, भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार के हितों में, तो ये आधार है। इन पे अगर कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है निर्बंधन, युक्त युक्त निर्बंधन, तो कोई प्रभाव नहीं होगा, और राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से जो इन अधिकारों पे निर्बंधन लगाती है उनसे निवारित नहीं करेगी, ऐसे करके। तो केवल आपको करना क्या है कि आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंडों में जो अधिकार दिए गए हैं उन पे जो निर्बंधन है वो कौन से खंड में दिया गया है, ठीक है, उन चीजों को आपको याद रखना है, और उस निर्बंधन के जो आधार हैं उनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो खंड 5 है वो बोलता है कि घ और अंग जो अधिकार आपको दिए गए हैं उन पे क्या है, तो उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में ये अधिकार आधार है, और किसी अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए ये आधार है। तो युक्त युक्त निर्बंधन जो विधि लगाती है वो, और राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो चीजें आपको बस ये याद रखनी है कि कौन से उपखंड में कौन सा निर्बंधन, कौन से खंड से निर्बंधन लगाया गया है,
उसके बाद देखिए खंड 6 जो है वो बताता है कि उपखंड 6 की कोई बात उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में, तो इस पे ये केवल ये आधार दिया हुआ है कि युक्ति युक्त निर्बंधन जो विधि लगाती है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, है ना, और निवारित नहीं करेगी राज्य को भी। और उसके बाद देखिए कि कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी अहर्ताएं जो हैं, जैसे आप तकनीकी अहर्ताओं के बारे में बात करें, जो निर्बंधन रहता है ना कि ये आपको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, तो जैसे दवाई बेचना है तो उसके लिए आपको फार्मेसी का लाइसेंस होना चाहिए, तो ये सब जो निर्बंधन है वो आपके जो 6 है उपखंड 6 में जो दिया हुआ है, तो उस पे ये युक्ति युक्त निर्बंधन होगा। उसके बाद देखिए कि राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार कारोबार उद्योग या सेवा नागरिकों को पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करने का मतलब ऐसे जो कार्य हैं जो सरकार द्वारा ही, जैसे अति आवश्यक वस्तुओं के लिए हो गए, जैसे शक्कर कारखाना वगैरह जो है, ये जो चीज है तो राज्य को, है ना, चलाए जाने से जहां तक कि कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार के संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो अगर इस अनुच्छेद को आपको याद करना है तो आप क्या करिएगा कि 19(1) में जितने अधिकार दिए गए हैं उनको एक टेबल बनाइएगा और उन अधिकारों पे जो निर्बंधन है उनका एक टेबल बना के रखिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि क्या क्या है। और ये तीसरे वाले टेबल में आप क्या करिएगा कि उन आधारों को लिखिएगा कि किन आधारों पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये टेबल अगर आपको याद होगा तो आपको अनुच्छेद 19 जो है वो पूरा याद होगा और इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, वो या जोड़ी बनाने वाला हो या सत्य असत्य वाला हो, जैसे नेट के पेपर में पूछते हैं, ठीक है, तो इतना डीप क्वेश्चन जो है वो आता है, तो उसके लिए आप ये टेबल बना के रखिएगा। तो इससे अगर अनुच्छेद 19 से अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछता है, कैसे भी पूछे, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बिगड़ेगा। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अनुच्छेद 20 जो है वो बताता है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पे देखिए कि खंड 1 है वो बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित था। तो इसका अगर हम निर्वचन करें तो देखिए क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाना, ठीक है, तो वो अपराध क्या होता है कि किसी विधि द्वारा निषिद्ध कार्य होता है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी विधि द्वारा क्या होना चाहिए, प्रवृत्ति विधि जो है, ठीक है, जो विधि लागू है, समझिए, है ना, प्रवृत्ति विधि का मतलब। तो इसमें कोई ऐसा काम है जो आपको करना है वो आपने नहीं किया है या उससे विपरीत कोई कार्य किया है, तभी वो अपराध समझा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस अपराध के लिए जो आपको दंड होगा, ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप ये समझ के देखें कि जैसे आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए 5 वर्ष की सजा है मान लो, ठीक है, उस समय जब आपने अपराध किया था, तो अपराध करने के समय जो दंड की व्यवस्था है उतने ही दंड से आपको दंडित किया जाएगा। अब संशोधन करके मान लो इसको 10 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका विचारण चल रहा है तो उस अपराध के लिए आपको 10 वर्ष का दंड दे दिया जाए। तो जब आपने अपराध किया था उस समय जो दंड की व्यवस्था थी वही दंड आपको मिले। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि अगर पहले 10 वर्ष की सजा थी और अब अगर वो 5 वर्ष की सजा हो गई है, तो क्या है कि अगर अभियुक्त को लाभ मिलता है तो वो लाभ इनको दिया जाए। तो अगर 10 से 5 होता है तो वो मिलेगा, लेकिन 5 से अगर 10 वर्ष की सजा होती है तो वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज थी वो खंड 1 में बताया था। अब खंड 2 देखते हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाए, ठीक है। तो जो अभियोजन होगा वो क्या है, वो एक बार होगा एक अपराध के लिए और एक बार ही आपको दंड मिलेगा, तो दोबारा उसका विचारण नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है आपके खंड 2 में।
अब देखिए खंड 3 जो है वो क्या व्यवस्था करता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। मतलब ये है कि जैसे आप कॉमन चीज देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अ, अपना अपराध जो है, ठीक है, वो कबूल कर लेता है, तो यहाँ पे क्या है कि वो स्वयं अपने ही विरुद्ध साक्षी नहीं हो सकते कि हाँ मैंने ये अपराध किया है ऐसे करके। इसके बावजूद भी क्या है, अभियोजन पक्ष को साक्ष्यों के सहयोग से यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने ही अपराध किया है। और आप क्या है, बाध्य नहीं कर सकते हो। जैसे क्या है कि एग्जाम्पल लेके अगर हम समझते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में अपराधी जो अभियुक्त है उसको प्रताड़ना दे के या किसी दूसरे तरीके से उसको अगर जुर्म कबूलवाया जाता है, तो वो जो स्टेटमेंट होता है वो न्यायालय में ना मान्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके जो कुछ अंश होते हैं, जैसे क्या है कि उसने जुर्म किया है, हाँ मैंने हत्या की है ऐसा कोई बोलता है, तो वो वाला जो भाग है ना, वो जो भाग है वो न्यायालय में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे संबंधित जैसे है ये है कि हथियार मैंने कहाँ छुपाया था, तो वो जो बरामद किया जाता है, तो उन सब चीजों को उनको ग्राह्य किया जा सकता है। लेकिन उसका जो स्वयं का वो है कि उसने ही अपराध किया है ऐसे करके, उन चीजों को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपन एविडेंस की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये बस आप ये समझ के चलिए इसमें कि आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 जो है वो ये बताता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये जो पदावली है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये देखिए कि ये इसमें जो संवैधानिक उपबंध है पहले उसको देखते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसमें तीन चीजें हैं आपके, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो मतलब ये देखिए, इसका ये कतई मतलब ये नहीं है कि आपके प्राण नहीं हरे जा सकते या आपको अवरुद्ध मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको ये दोनों चीजें की जा सकती है, लेकिन कैसे की जाएंगी? तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, स्टेब्लिश है ना, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ये चीजें की जाएंगी ऐसे करके। मतलब जैसे गिरफ्तारी का जो प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार ही किया जाएगा। जैसे आपको मृत्युदंड दिया जाना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, ठीक है, सुनवाई होगी, आपको दंडित किया जाएगा। तो इन सब चीजों जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार किया जाएगा इसमें। तो ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अगर आप देखें तो स्पष्ट रूप से क्या है कि अ, ये जो बाकी अनुच्छेदों से आप देखेंगे तो इसे तुलना करना तो उचित नहीं है, लेकिन जो अनुच्छेद 21 का विस्तार है वो बहुत वृहद है। न्यायालय ने क्या किया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिनको सम्मिलित किया है, जैसे चिकित्सा पाने का अधिकार है ना, और समान कार्य के लिए समान वेतन का वो है, और आपका अ, विदेश भ्रमण का अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिनको इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार भी है, तो वो भी सम्मिलित किया गया था, तो उसको फिर बाद में 21A में लाया गया संशोधन के द्वारा, ठीक है, उन्नी कृष्णन के मामले के बाद। तो ये सब चीजें हैं, तो ये बहुत विस्तृत अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 जो है वो। अब इसके लिए देखिए, इसके बाद है आपका अनुच्छेद जो 21A है, वो बोलता है शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो इससे जो संबंधित केस है वो मोहनी जैन का केस है, एक उन्नी कृष्णन का केस है, ये चीज याद रखिएगा। तो राज्य जो है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करे, ठीक है। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया है, वो जो चीज है, तो वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा लाया गया है, विधि बनाई गई। तो ये था अनुच्छेद 21। अब देखिए अनुच्छेद 22 जो है वो बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खंड 1 जो है वो बोलता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ये पहली चीज, ये अधिकार है आपको। अधिकार मतलब गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अधिकार जो दिया गया है।
अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा कि वकील से अगर मिलने नहीं दिया जा रहा है तो वो किसका उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो खंड 1 है उसका उल्लंघन है। और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाए। तो ये आप मार्क करके रखिएगा, हो सकता है आपके निजी जीवन में काम आए। उसके बाद देखिए आप कि अनुच्छेद 2 जो है, और इससे संबंधित डी के बासु का एक केस है जो बहुत फेमस केस है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 22 का जो खंड 2 है वो बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर। ठीक है, तो जहां से आपको गिरफ्तार करके रखा गया है और जो मजिस्ट्रेट है वहां तक यात्रा जो होती है ना, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि, ठीक है, में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बाद ही आपको इससे जो 24 घंटे की अवधि है उससे ज्यादा निरुद्ध किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। और ये 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अब उसके बाद देखिए कि खंड 3 जो है वो बोलता है कि खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए अपवाद वाली स्थिति है, ठीक है, जिसको ध्यान में रखा जाए कि का तत्समय शत्रु अंतरदेशी है, अन्य देशी है, ठीक है, दूसरे राष्ट्र का अगर शत्रु है वो, तो ये जो प्रावधान है वो उपबंध लागू नहीं होंगे। उसके बाद ख बोलता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी लागू नहीं होंगे जो क्या करते हैं, निवारक निरोध के अंतर्गत उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन अगर गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है, उसको रोका जाता है, तो नहीं लागू होगा। उसके बाद देखिए कि खंड 4 जो है वो बोलता है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 3 मंथ्स का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। क्या है कि ऐसे का जो है उपखंड का बोलता है ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हरित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड से 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। तो यहाँ पे पर्याप्त कारण दर्शित करना होगा, और वो कैसे बनेगा, सलाहकार समिति से, है ना, सलाहकार समिति जो बोर्ड जो है वो होगी, और उसमें सदस्य कौन होंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज हैं, या फिर नियुक्त होने के लिए अहरित है, मतलब वो पात्रता रखते हैं, तो ऐसे लोगों से मिलकर बने। परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किए जाना प्राधिकृत नहीं करेगा जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है। तो यहाँ बताया है आपको संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है उसके अधीन होगा ये। अब उसके बाद देखिए खंड ख जो है वो बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क, ये आगे पढ़ेंगे हम, और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगला है देखिए कि जो खंड 5 है वो बताता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन दिए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर दिया गया, तो उसकी जो गिरफ्तारी है उसके आधार से उसको अवगत करा जाएगा, और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। ठीक है, तो अभ्यावेदन करने के लिए उसको अवसर दिया जाएगा। उसके बाद खंड 6 देखिए बोलता है कि खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस
खंड में निर्दिष्ट है, करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं हो जिन्हें प्रकट करने वाला ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। अब अगर वो जो प्राधिकारी है उसकी राय में वो क्या समझता है कि लोकहित में ये उचित नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे कारणों को प्रकट नहीं करेगा। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया या कुछ हो गया, तो अगर उसको लगता है कि लोकहित में इनका प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए तो वो ऐसे कारणों को प्रकट नहीं करेगा। अब उसके बाद देखिए जो खंड 7 है वो बोलता है कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि खंड का किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकता है। तो उन आधारों के लिए ये विधियां संसद बना सकेगी, जो हमने कहा में पढ़ा था, खंड 4 के उपखंड क में जो पढ़ा, ठीक है, सलाहकार बोर्ड वाले में। उसके बाद उपखंड ख बोलता है कि किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, उस अवधि का भी बारे में विधि का निर्माण कर सकती है। उसके बाद खंड उपखंड ख ग जो है वो बोलता है खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। तो जो सलाहकार बोर्ड है, ठीक है, वो किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, तो उस प्रक्रिया का विनियमन भी जो है वो संसद कर सकेगी। तो इस प्रकार देखिए, ये हमने देखा कि जो स्वातंत्र का अधिकार है उसके बारे में हमने जो संवैधानिक उपबंध